हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर 12 एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम सीखेंगे कि एसक्यूएल में हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे डाटाबेस बनाते हैं और कैसे अपनी डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एसक्यूएल होता क्या है ये देखते हैं। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड एक्सेस डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस। ये हमारे एक तरह की लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो डाटाबेस को बनाने में, मॉडिफाई करने में, डिज़ाइन करने में हमारी मदद करती है। जैसे एग्जांपल, हमारे बैंक के सॉफ्टवेयर, हमारे बैंक में हज़ारों लोगों का डाटा स्टोर किया जाता है। तो वो डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? डाटाबेस में। तो बैंक्स बैकग्राउंड में डाटाबेस कंपनीज़ के साथ में टाई अप करते हैं कि हमारा डाटा आपको मैनेज करना है। तो ये हम करते कैसे हैं? कौन सी लैंग्वेज से? एसक्यूएल लैंग्वेज से। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या एडवांटेजेस हैं एसक्यूएल के। तो फर्स्ट है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। हम इसको आसानी से लर्न कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोडिंग बहुत आसान है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटाबेस कैन बी हैंडल्ड क्वाइट ईजीली। अगर हमारा ज़्यादा बड़ा डाटाबेस है तो भी हम उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम अगर अपनी प्रोग्रामिंग को कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में किसी भी लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। इट कैन ऑल्सो बी क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट और कंट्रोल एक्सेस टू डाटाबेस। हम इजीली उसमें नई टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, नए कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डाटा को, डिलीट कर सकते हैं और हम मैनेज कर सकते हैं अपने डाटा को। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लैट डाटाबेस और रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है। तो फ्लैट डाटाबेस वो होता है जिस डाटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही टेबल होती है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने किया था, डाटाबेस होता क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा। जब हम बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको हम बोलते हैं डाटाबेस। तो अगर किसी डाटाबेस में हम सिर्फ एक ही फाइल बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर है, उसे बोलते हैं फ्लैट डाटाबेस। ये हमारे पुराने डाटाबेस होते थे। जब हमारे कंप्यूटर नए नए बने थे उस टाइम पर ये डाटाबेस हमारे यूज़ होते थे। when all the files stored in one file, all data stored in one file, such a database is called flat database. when the data is stored in multiple tables, जब हम अपने डाटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। जैसे एग्जांपल हमने लास्ट टाइम कीज़ की थी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की। तो हमने क्या किया था, 2-3 टेबल्स को लिया था और उन सबको कंबाइन किया था विद द हेल्प ऑफ कीज़। तो अगर हम बहुत सारी टेबल्स ले लेते हैं अपने डाटाबेस में और उनको कंबाइन करते हैं तो वो हमारा डाटाबेस कहलाता है रिलेशनल डाटाबेस। आजकल हम जो भी डाटाबेस यूज़ करते हैं, जो भी कंपनी यूज़ करती है, स्कूल यूज़ करते हैं, ये सब डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस ही होते हैं जिसमें हम इजीली अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे स्कूल में है, स्कूल में ऑफिस में आपका अलग से डाटा मेंटेन किया जाता है, फीस ऑफिस में अलग से मेंटेन किया जाता है, क्लास टीचर आपका डाटा अलग से मेंटेन करता है, लाइब्रेरी में आपका अलग से मेंटेन होता है। तो ये सारी जगह डाटा आपका अलग अलग मेंटेन होता है, अलग अलग टेबल में होता है। तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माई एसक्यूएल। ठीक है, माई एसक्यूएल ये क्या होता है ये देखते हैं अब। एसक्यूएल का ही एक सॉफ्टवेयर है। तो माई एसक्यूएल भी क्या है? एक ओपन सोर्स और फ्री अवेलेबल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारा यूज होता है एसक्यूएल में। ठीक है, इसको माई एसक्यूएल नाम रख दिया गया जो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, और जो क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। रिलेशनल डाटाबेस का मतलब हमने सीखा है जिसमें हम बहुत सारी टेबल्स बनाकर कंबाइन कर सकते हैं।
तो इसकी फुल फॉर्म आ जाती है RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ ए लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई, एक्सेस, मैनेज डाटा इन अ रिलेशनल डाटाबेस। हम इजीली इस लैंग्वेज की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को। ठीक है, इसके बाद कैसे डाउनलोड करें इसको, तो www.mysql.org इस साइट पर जाएंगे और इसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आप सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे MySQL या SQL भी लिख सकते हैं, SQL। तो यहाँ पर आपके पास साइट अपने आप से ओपन हो जाएगी, SQL डाउनलोड। तो यहाँ पर आपके पास आ गया MySQL। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे mysql.com पर। फिर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे हमें ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर डाउनलोड्स में MySQL कम्युनिटी सर्वर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपके पास MySQL कम्युनिटी डाउनलोड सर्वर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये वर्जन कौन सा है, 8.0.22। ये आपके पास लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा विंडोज़ का, आपके पास विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडो है या कोई और विंडो है आपके पीसी में, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने विंडो का डाउनलोड करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे चलना है हमको। तो नीचे आपको दे रखे हैं ये 2 सॉफ्टवेयर जिनका हमको कोई यूज़ नहीं है, इनको हमने डाउनलोड नहीं करना है। हमें क्या डाउनलोड करना होता है, MySQL इंस्टॉलर MSI फाइल हमें डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो ये फाइल डाउनलोड करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, गो टू डाउनलोड पेज। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो हमें फिर से वही दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर आ गया MSI इंस्टॉलर। ठीक है, एक तो आ गया 2.5 MB का, एक MSI इंस्टॉलर 405.2 MB का। तो हमें 2.5 MB को नहीं करना है, क्योंकि ये अगर आपको चलाना है तो ये आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आपका इंटरनेट एक्सेस है तो आप इस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर चलाना है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। कई स्टूडेंट्स या कई के पास क्या होता है, ओल्ड वर्जन का पीसी होता है, तो उसमें आपके पास ये इंस्टॉलर नहीं चले तो आप दूसरा भी डाउनलोड कर सकते हैं आर्चीव्स में जाके। आर्चीव में आप जाएंगे, इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी सॉफ्टवेयर की। ये पेज आपका ओपन होगा, फिर आप यहाँ से कोई भी वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे आपके MBs और सॉफ्टवेयर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने 8.11 ले लिया। तो यहाँ पर देखिए 230 MB का ये सॉफ्टवेयर हो गया है। हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इंस्टॉल करेंगे तो ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे आपके नॉर्मल और सॉफ्टवेयर आप करते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। भाई क्लासिफिकेशन की गई है SQL स्टेटमेंट की 2 पार्ट्स में। एक को नाम दे दिया इन्होंने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एक को दे दिया डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इट इन द डाटाबेस यू कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा एंड मैनिपुलेट द डाटा यूजिंग सम कमांड्स। अब इन दोनों कमांड्स को जो नाम दिया गया है, एक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, दूसरे के अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डाटाबेस को। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, हमें नई टेबल बनानी है, नया डाटाबेस बनाना है, डाटा को इंसर्ट करना है, ये सब क्या कहलाता है, एक तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है जो हम डाटाबेस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कमांड्स हमारे डाटाबेस में चेंजेस करने के लिए काम में आएगी, अपडेट करने के लिए काम में आएगी, उसे हम बोल देते हैं मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स में है, इनको आगे डिफाइन भी कर रखा है, देखते हैं।
हाँ, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आ गया। फर्स्ट ये कह रहा है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और द डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, इसकी दो फुल फॉर्म होती हैं, तो कोई भी हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, DDL और DML कई बार आ जाता है एग्जाम में, और वाइवा में भी पूछा जा सकता है। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ कमांड्स। इसके अंदर कुछ ऐसी कमांड्स हैं दैट डिफाइन, जो डिफाइन करती हैं द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डाटाबेस, जो डाटाबेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी कमांड आती है? क्रिएट की आती है, ठीक है, मॉडिफाई की आती है, रिमूव की आती है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडेक्स और यूजर्स। ये कमांड हमारे पास इसके अंदर यूज में आती हैं। एग्जाम्पल, क्रिएट कमांड, एल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड। ये हम आगे सीखेंगे अभी प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमें ये थ्योरी का करना है थोड़ा सा, कि हमें DDL क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम उस कमांड को क्या बोलेंगे? DDL कमांड बोलेंगे, डाटा डेफिनेशन कमांड, जिसमें क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप आती हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के पास। नेक्स्ट DML क्या कहती है? DML कमांड होती है भाई, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट एनेबल्स यूजर एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन अ डाटाबेस। जैसा मैंने बताया आपको, अगर आप अपने डाटाबेस में मैनिपुलेट करना चाहते हैं, एक्सेस मतलब देखना चाहते हैं कि क्या वैल्यू है आपकी टेबल में, आपके डाटाबेस का क्या नाम है, टेबल का क्या नाम है, ये सब आप देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास होती हैं 4 कमांड्स: सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, डिलीट कमांड एंड अपडेट कमांड। अब सेलेक्ट कमांड किस लिए होती है भाई? एक्सेस करने के लिए। मैनिपुलेट कमांड किस लिए होती है? अपडेट और इंसर्ट करने के लिए। और डिलीट कमांड आपके डाटाबेस की टेबल को डिलीट करने के लिए काम में आती है। तो ये यहाँ लिख रखा है, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस या एक्सेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा को निकालना, देखना, वो क्या कहलाता है? सेलेक्ट कमांड। इंसर्शन क्या करता है भाई? डाटा को एंटर करना, कोई आपको नया डाटा डालना है तो आप डाल सकते हैं इंसर्ट कमांड से। डिलीट कमांड क्या करती है? अगर आपको अपने डाटाबेस की टेबल को या डाटाबेस को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब आपको अपने डाटाबेस में चेंज करना है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, उनका पहले नाम चल रहा होता है विदाउट सरनेम, और बाद में वो सरनेम को ऐड करवाना चाहते हैं, तो करवा सकते हैं यूजिंग अपडेट कमांड। कई मोबाइल नंबर को चेंज करवाते हैं तो हम अपडेट कमांड से उसको चेंज कर सकते हैं अपने डाटाबेस में। तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक डाटाबेस का, कि डाटाबेस क्या होता है और उसके क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, कैसे डाउनलोड करना है, हमने वो भी सीखा है। इसके बाद आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ DML। DML के अब 2 टाइप्स होते हैं, जो हमने ऊपर किया है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो एक होता है प्रोसीजरल, कि हम उसको प्रोसीजर के तरीके से करते हैं। दूसरा होता है नॉन प्रोसीजरल। ठीक है, प्रोसीजरल क्या होता है? द यूजर स्पेसिफाइड व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। प्रोसीजरल में क्या होता है? यूजर को पता होता है कि उसको क्या डाटा लेना है और वो कैसे लेना चाहता है, ये सब उसमें क्लियर होता है। लेकिन नॉन प्रोसीजरल में ये सब नहीं होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है कि यूजर को क्या चाहिए वो डिफाइन होता है, कि कैसे चाहिए ये उसको नहीं पता होता। ठीक है, तो ये आपके पास 2 टाइप का होता है, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। द यूजर स्पेसिफाइड व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट, क्या डाटा उसको चाहिए और कैसे निकालेगा वो डाटा को। नॉन प्रोसीजरल, द यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड, उसको सिर्फ ये पता है कि उसको क्या डाटा चाहिए। दिस इज ईजियर देन द यूजर, ये आसान है लेकिन जनरेट कोड नॉट एफिशिएंट एज दैट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोसीजर में अगर आपको सिर्फ बच्चे का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर हम निकाल सकते हैं, सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर। लेकिन नॉन प्रोसीजरल में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, वो पूरी डिटेल्स उसकी क्या करेगा? शो कर देगा। उसके पापा का नाम, मम्मी का नाम, उसके एड्रेस, मार्क्स, सारी डिटेल्स उसकी शो कर देगा नॉन प्रोसीजरल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके बारे में किया है। अब हम यहाँ डाटा टाइप्स और कर लेते हैं। अब डाटा टाइप क्या होती है, ये हमने अपने पाइथन में भी किया है। डाटा टाइप क्या होती है?
डाटा टाइप वो होती है जो हमारे डाटा को आइडेंटिफाई करती है कि हमने अपने डाटाबेस में किस टाइप का डाटा डाला है। जैसे एग्जांपल, हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल में हम सेट करते हैं ऊपर कॉलम नेम। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने सीरियल नंबर लिखा, यहाँ नेम लिखा, यहाँ मार्क्स लिखा है, तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर में सब जगह क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5। ये सब क्या होते हैं इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 क्या होते हैं इंटीजर नंबर होते हैं। तो सीरियल नंबर की डाटा टाइप इस फील्ड में क्या कहलाएगी इंटीजर। यहाँ पर आपने नेम लिखा है, नेम में आप सबके नेम लिख रहे हैं, अमित, सुमित, सुरेश, गीता, रीटा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हमें किस फॉर्म में होते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी नेम जो फील्ड होगी इसकी डाटा टाइप क्या होगी कैरेक्टर। इसके बाद हमारे पास मार्क्स आ गए। मार्क्स अब हमारे पास क्या होते हैं इंटीजर भी होते हैं और डेसिमल भी होते हैं। कई बच्चों के मार्क्स होते हैं 100 आउट ऑफ 100, कईयों के होते हैं भाई 98.5, 96.5, तो पॉइंट्स में भी होते हैं। तो इस फील्ड को हम एज ए फ्लोट या डेसिमल डाटा टाइप कह सकते हैं। जैसे पाइथन में हम उसे फ्लोट भी कह देते हैं, लेकिन इधर हम उसे क्या कहेंगे डेसिमल। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या होती है भाई आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उसे बोलते हैं डाटा टाइप। तो इसमें हमारे पास इंटीजर नाम का इंटीजर क्या होता है, हमारे पास एक डाटा टाइप होती है जिसको हम INT भी कर सकते हैं या इंटीजर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 अप टू दिस। ठीक है, अगर आपको इससे ज़्यादा करनी है तो आप लॉन्ग में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक लॉन्ग डाटा टाइप और होती है डेसिमल। डेसिमल क्या होती है हमारी, डेसिमल के अंदर हम क्या करते हैं दो वेरिएबल पास होते हैं, साइज और प्रिसीशन। तो साइज, आपको कितना साइज सेट करना है अपने डेसिमल पॉइंट्स का, ठीक है, और प्रिसीशन, कितने प्रिसीशन होने चाहिए, मतलब डॉट के बाद कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये प्रिसीशन में आता है। तो जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है डेसिमल 82 कर दिया यहाँ पर, तो ये क्या करेगा 5 डिजिट्स तो डेसिमल से पहले आ जाएंगी। 8 साइज का मतलब क्या है बेटा, टोटल डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या आंसर देगा हमें 5.3। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेगा 4 5 4 3, यहाँ पर 5 पॉइंट्स आ गए। अब पॉइंट है, अब लेगा इसके बाद 2 डिजिट, तो देखिए टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, डॉट को भी गिनता है ये, तो 8 हो गए। तो 5 ये क्या लेगा डेसिमल से पहले, एक डॉट और 2 डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये हमारा डेसिमल का तरीका है करने का। अगर आपको डेसिमल की वैल्यूज़ पॉइंट के बाद अगर आपको जितनी वैल्यूज़ दिखानी है तो वह हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या बताता है भाई कि हमारा अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में डाटा स्टोर है। ठीक है, अब ये हमारे पास होता है, एक तो होता है फिक्स्ड लेंथ, ठीक है, कैर साइज। इसमें हमारे पास जो कैर होता है ये हमारा सिर्फ 255 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकता। इसके बाद के सारे कैरेक्टर्स को वो ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं यूजिंग varchar या varchar 2। इसमें हम वेरिएबल की लेंथ के अकॉर्डिंग अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 65,535 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं varchar में। कई बार इनका डिफरेंस भी आता है 1 मार्क्स का। तो कैर में हम सिर्फ ये लिखेंगे कि कैर इज़ यूज टू स्टोर द कैरेक्टर्स but it is stored up to 255 characters. Varchar is also used to store characters, but in this we can store the characters up to 65,535 characters. ठीक है, इसके बाद आ गया डेट। डेट और टाइम तो हमें पता ही है, डेट किस लिए होती है भाई, डेट ऑफ बर्थ डालनी हो, ठीक है, टाइम डालना हो हमें, तो हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं YYYY मीन्स ईयर /month/dd। ठीक है, टाइम को हम HH मीन्स आवर्स
मिनट्स, SS सेकंड्स, तो हम इस फॉर्म में डाल सकते हैं। बूलियन क्या होता है हमारा? बूलियन जैसे हमने उसमें भी किया था, बूलियन हमारे पास होती है जो हमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स में ही आंसर देती है। तो हम येस और नो में या ट्रू या फॉल्स में हम चाहते हैं तो बूलियन हम ले सकते हैं। जैसे हमें पता लगाना है कि बच्चा प्रेजेंट है या अब्सेंट है, तो हम यहाँ पर ट्रू या फॉल्स में कंडीशन लगा सकते हैं। प्रेजेंट है तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो अब्सेंट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ गया मेमो या लॉन्ग। ठीक है, जैसे मैंने बताया था इंटीजर में अगर आपका डाटा पूरा स्टोर नहीं हो रहा है तो हम लॉन्ग या मेमो में स्टोर कर सकते हैं। इसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं कैरेक्टर्स में एंड रिमार्क अप टू 2 GB पर रिकॉर्ड। तो 2 GB तक का डाटा हम स्टोर कर सकते हैं इस लॉन्ग या मेमो के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा डाटा टाइप का। इसके बाद हमारी यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।